हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्ड्स क्रांति डीआर में स्वागत करता हूं। आज हम ह्यूमन सिस्टम चैप्टर करेंगे, मानव तंत्र। क्लास 10th का साइंस का चैप्टर है 2। श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र की क्लास हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। श्वसन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हमने देखा कि गैसों के आदान प्रदान की क्रिया जो पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है, जो श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाने का मतलब है कि गैसों का आदान प्रदान होगा किस किस के बीच में, पर्यावरण और हमारी कोशिकाओं के बीच में। वो किस माध्यम से होगा? फेफड़ों के माध्यम से, श्वास नली के माध्यम से, इनके द्वारा श्वसन होगा। अब हम बात करते हैं डायग्राम की। तो इस प्रकार डायग्राम बनाना है आपको। यह श्वास नली है यहाँ तक, फिर यहाँ पे ये श्वसनी में विभाजित हो जाती है और यही श्वसनी आगे विभाजित होकर वायु कुंपिकाओं में एक वृक्षनुमा जाल बना लेती है, जिसे कुंपिकाएं कहते हैं। मानव में श्वसन के बारे में बात करते हैं। तो श्वसन से संबंधित प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले नासिका के बारे में बात की हमने। नासिका के बारे में, यह पहला नासिका श्वसन अंग है जो एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होता है। एक जोड़ी जिससे श्वास प्रवेश करती है तथा उसमें महीन बाल तथा पतली झिल्ली तथा श्लेष्मा द्वारा श्वास में उपस्थित धूल, कण, परागकण इत्यादि को रोका जाता है तथा श्लेष्मा द्वारा ताप को नियंत्रित किया जाता है। नासिका के बारे में हमने अध्ययन कर लिया दोस्तों। क्या होता है? एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होता है जिसमें श्वास जो होती है वो नासिका में प्रवेश करती है। प्रथम अंग है ये। इसमें महीन बाल, पतली झिल्ली ये सभी होते हैं जो क्या करते हैं, श्वास में उपस्थित धूल के कणों, परागकणों को रोकते हैं और श्लेष्मा द्वारा ताप को नियंत्रित किया जाता है। श्लेष्मा भी उपस्थित होती है। अब बात करते हैं दोस्तों मुख के बारे में। मुख क्या होता है? मुख श्वसन तंत्र में एक द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। प्रथम अंग के तौर पर कार्य तो नासिका करती है, द्वितीय अंग के तौर पर मुख कार्य करता है, परंतु इसके द्वारा ग्रहण श्वास जो होता है नासिका की अपेक्षा अशुद्ध होती है, क्योंकि नासिका में जो बाल, महीन कण होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो कणों को रोक लेते हैं। महीन बाल होते हैं, श्लेष्मा होती है जो ताप को नियंत्रित करती है, परंतु मुख में इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है जो श्वास को शुद्ध कर सके। इसीलिए मुख के द्वारा ली गई सांस दोस्तों कैसी होती है? अशुद्ध होती है। अब बात करते हैं ग्रसनी एक पेशीय चिकनी नुमा संरचना है। एक चिकनी नुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठभाग से पृष्ठभाग से आहार नली के ऊपर तक फैली रहती है। ग्रसनी दोस्तों आहार नली के ऊपर भाग तक फैली रहती है। ग्रसनी जो होती है वो मुख ग्रसनी से शुरू होती है। वायु मुख ग्रसनी से होती हुई एपिग्लोटिस की सहायता से एपिग्लोटिस की सहायता से स्वर यंत्र में प्रविष्ट होती है। स्वर यंत्र में प्रविष्ट होती है
एपिग्लोटिस ढक्कन की भांति कार्य करता है। एपिग्लोटिस ढक्कन की भांति कार्य करता है। दोस्तों, जो एपिग्लोटिस होता है वो एक ढक्कन की भांति कार्य करता है। उसी के माध्यम से भोजन जो होगा वो नली में जाएगा और जो श्वास होती है वो श्वास नली में जाएगी। इस प्रकार इन दोनों को अलग करने का कार्य जो होता है वो एपिग्लोटिस को होता है। और इसी से वायु जो होती है वो मुख ग्रसनी से होती हुई एपिग्लोटिस की सहायता से स्वर यंत्र में प्रविष्ट होती है, अर्थात फेफड़ों वायु कुपिंगों में प्रविष्ट होती है। तो यहाँ पे आगे लिखते हैं, भांति कार्य करता है जो भोजन व वायु को अलग मार्ग प्रदान करता है। जो भोजन व वायु को सेपरेट अलग मार्ग प्रदान करता है। दोस्तों, तो ग्रसनी समझ आई दोस्तों। अब हम लेरिक्स यानी कंठ के बारे में अध्ययन करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं लेरिक्स। दोस्तों, लेरिक्स क्या होता है? ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है ये। तो ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली छोटी सी संरचना होती है जो 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। जो 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बनी संरचना है। उपास्थि से मिलकर बनी संरचना होती है। ये क्या करती है दोस्तों? भोजन को स्वर यंत्र में से जोड़ने, यह लेरिक्स जो होता है कंठ, ये भोजन को स्वर यंत्र में जाने से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रह जाएगा। एपिग्लोटिस भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकता है। एपिग्लोटिस क्या करता है दोस्तों? भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकता है तथा लेरिक्स में वोकल कॉर्ड, लेरिक्स जिसे दोस्तों कंठ कहते हैं सामान्य भाषा में, लेरिक्स में वोकल कॉर्ड जिसे दोस्तों हिंदी में स्वर रज्जु कहते हैं, स्वर रज्जु नामक विशेष संरचना पाई जाती है। तो दोस्तों, हमने लिरिक्स के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे बात करते हैं श्वास नली की। श्वास नली यह करीब 5 इंच लंबी होती है। यह करीब 5 इंच लंबी संरचना होती है। यह लंबी
होती है, जो जिसमें जिसमें सी आकार के उपास्थि के बने छल्ले होते हैं। उपास्थि के बने छल्ले होते हैं जो श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। जो श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं दोस्तों। यह श्वास को गर्दन से यह श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली दो भागों में विभाजित हो जाती है। वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली दो भागों में विभाजित हो जाती है। दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने श्वास नली के बारे में पढ़ा, जो दो भागों में विभाजित हो जाती है। दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे दोस्तों श्वसनी कहते हैं। जिसे दोस्तों श्वसनी कहते हैं तथा फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। तथा फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। आगे दोस्तों श्वसनी के बारे में अध्ययन करते हैं। श्वसनी जो श्वसनी होती है दोस्तों, वो श्वास नली द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाती है। श्वास नली अंत में दाईं व बाईं श्वसनी में बंट जाती है। दाईं व बाईं श्वसनी में बंट जाती है, जिन्हें प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। जिन्हें प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। जिन्हें प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर दोस्तों अनेक भागों में और बंटती है, जिसे द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। अनेक छोटी शाखाओं जिन्हें द्वितीय श्वसनियाँ कहते हैं, में विभक्त हो जाती है। तो दोस्तों जो श्वसनी होती है वो श्वास नली से
अंत में दो, शुरू में जो श्वास नली होती है दो भागों में विभाजित होती है श्वास नली, अंत में जाके फेफड़ों में जाके दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे दाईं और बाईं कहते हैं। और जब वो विभाजित होती है तो वो उसका भाग प्राथमिक श्वसनी कहलाता है। वो आगे जाके और शाखाओं में विभाजित होती है, जिसे द्वितीय श्वसनियाँ कहते हैं। और द्वितीय श्वसनीय जो होती है वो आगे तृतीयक श्वसनी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तृतीयक श्वसनी में आगे जाकर तृतीयक श्वसनी में आगे जाकर विभाजित होती है, आगे जाके विभाजित होती है। श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिका में बंट जाती है। श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिका में बंट जाती है। में बंट जाती है। यह श्वसनिका यह श्वसनिका फेफड़ों में फैली रहती है, फेफड़ों में फैली रहती है तथा वृक्षनुमा संरचना बनाती है। संरचना बनाती है, जिन्हें दोस्तों कुंपिकाएं कहते हैं। कुंपिकाएं कहते हैं, वायु कुंपिकाएं कहते हैं। तो दोस्तों क्लियर हो गया। श्वास नली अंत में दाईं व बाईं श्वसनी में बढ़ जाती है, जिन्हें प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर अनेक छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और यही श्वसनी आगे श्वसनिका में और श्वसनिका फेफड़ों में एक जाल बना लेती है वृक्षनुमा, जिसे वह वायु कुंपिकाएं कहते हैं। आगे बात करते हैं फेफड़े। आगे दोस्तों फेफड़ा के बारे में बात करते हैं। ये फेफड़े जो होते हैं वो लचीले, कोमल, थोड़े से गुलाबी रंग के होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। हल्के गुलाबी रंग के होते हैं दोस्तों। ये एक जोड़ी डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं। यह एक जोड़ी डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं। तो दोस्तों ये एक जोड़ी होते हैं जो डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं। फेफड़े असंख्य श्वास नलियों फेफड़े असंख्य श्वास नलियों, वायु कुंपिकाओं, रक्त वाहिनियों, लसिका वाहिनियों तथा अनेक कोशिकाओं, लसिका वाहिनियों तथा अनेक कोशिकाओं से दोस्तों निर्मित होते हैं।
तो दोस्तों फेफड़ों के बारे में देखा, लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक जोड़ी डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं। फेफड़े असंख्य श्वास नलियों, वायु कुंभिकाओं, रक्त वाहिनियों, लसिका वाहिनियों तथा अन्य कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तो हमने फेफड़े के बारे में बात की है दोस्तों। आगे और चलते हैं, श्वसन किस प्रकार होता है, श्वसन की क्रियाविधि किस प्रकार होती है। इसमें ये बने कौन से ऊतकों द्वारा बने होते हैं, तो इसमें लिख देते हैं, यह स्पंजी ऊतकों से निर्मित फेफड़ों में कई केशिकाओं फेफड़ों में दोस्तों कई कोशिकाओं व करीब 30 मिलियन कुंभिकाएं पाई जाती है। 30 मिलियन कुंभिकाएं पाई जाती है। तो दोस्तों हमने फेफड़े के बारे में देखा, लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक जोड़ी डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं। फेफड़ों में असंख्य श्वास नलियां, वायु कुंभिकाएं, रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां तथा अनेक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। यह स्पंजी ऊतकों से निर्मित फेफड़ों में कई कोशिकाएं व करीब 30 मिलियन वायु कुंभिकाएं होती है। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने सारे अंगों के बारे में अध्ययन किया दोस्तों। अब हम बात करते हैं मांसपेशियों के बारे में। श्वसन मांसपेशियां जो भी श्वसन हेतु अपना योगदान देती है, तो श्वसन मांसपेशियों में दोस्तों मेन जो होती है इम्पोर्टेंट, फेफड़ों में गैस विनिमय के मास में फेफड़ों में गैस विनिमय के लिए मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, तो इम्पोर्टेंट है वो है डायफ्राम। तो मैं दोस्तों आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये श्वसन तंत्र का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। जो डायफ्राम होता है वो इस प्रकार होता है, यहाँ पे इस प्रकार, जो हमें जब ये फेफड़े वायु से भर जाते हैं तो उसको संकुचन और शिथिलन करने का कार्य करता है, दबाव लगाता है। इस प्रकार इसका ये कहलाता है डायफ्राम। और डायफ्राम के नीचे यहाँ पे आमाशय होता है, आपको पता ही है अगर आपने पाचन तंत्र का अध्ययन किया है तो दोस्तों डायफ्राम के बारे में क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे आके लिख देते हैं, डायफ्राम कंकाल पेशी से बनी एक चादर नुमा संरचना होती है। डायफ्राम कंकाल पेशी से निर्मित चादर नुमा एक संरचना होती है। चादर नुमा एक संरचना होती है जो वक्ष स्थल की सतह पर पाई जाती है। वक्ष स्थल की सतह पर पाई जाती है दोस्तों। यह शिथिलन व संकुचन का कार्य करके वायु को आदान प्रदान
आदान प्रदान करने में सहायता करती है, आदान प्रदान हेतु सहायता करता है। तो दोस्तों डायफ्राम के बारे में देखा, कंकाल पेशी से निर्मित होता है। एक आपको इम्पोर्टेंट जानकारी और दे देता हूँ दोस्तों। ये भाग जो होता है, ये श्वास नली से लेके ये यहाँ तक का भाग, ये कहलाता है वक्षस्थल। और नीचे का जो भाग होता है, नीचे का भाग जैसे अमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी भाग उदर गुहा कहलाती है। तो ये वक्षस्थल कहलाता है। तो श्वसन में हमने बहुजा वक्षस्थल का नाम यूज किया है क्योंकि ये सभी क्रियाएं वक्षस्थल में हो रही है, परंतु उदर गुहा जो हमने पाचन तंत्र पढ़ा था वो उदर गुहा से संबंधित था। तो ये वक्ष गुहा के स्थल पर पाई जाती है। ये कंकाल पेशी से बनी होती है। ये संकुचन व शिथिलन का कार्य करती है और गैसों के आदान प्रदान हेतु सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों अब हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वो है श्वसन की क्रिया विधि। देखते हैं श्वसन किस प्रकार क्रिया करता है। तो आपके बुक में ज़्यादा जो डेफिनेशन में तो नहीं है, तो लेकिन मैं भी फिर भी हम करा देते हैं। श्वसन की जितना बुक में है उतना तो हम करेंगे। श्वसन की क्रिया किस प्रकार होती है। तो दोस्तों श्वसन की जो क्रिया होती है वो वायुमंडल में और कुंपिकाओं के ऋणात्मक दबाव से जो नेगेटिव प्रेशर होता है और डायफ्राम के संकुचन से क्रिया संपन्न होती है। यह तो आपको पता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस प्रकार के श्वसन में, हम मानव की बात कर रहे हैं, इस प्रकार के श्वसन में वायुमंडल तथा कुंपिकाओं के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता व डायफ्राम के संकुचन का उपयोग होता है। डायफ्राम के संकुचन का उपयोग होता है। दोस्तों इसमें दो प्रकार की क्रियाविधि पाई जाती है। क्रियाविधि नंबर फर्स्ट, श्वसन की क्रिया के दो चरण होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, श्वसन की क्रिया के दो चरण। पहला हो जाता है दोस्तों वायु से भरी कुंपिकाएं, वायु से भरी कुंपिकाएं तथा केशिकाओं द्वारा वायु को रक्त में डालना तथा केशिकाओं द्वारा वायु को रक्त में डालना। 2 नंबर पर दोस्तों बात करते हैं, ये बाह्य श्वसन हो गया, बाहर का कार्य संपूर्ण हो गया। अब अंदर किस प्रकार कार्य होगा, तो आंतरिक श्वसन कह देते हैं इसको। आंतरिक श्वसन, वायु जो होता है वो कुंपिकाओं में भर जाता है और कुंपिकाएं केशिकाओं द्वारा रक्त में डाल देती है। आंतरिक श्वसन में गैसों का विनिमय है। अब किस किस के मध्य होगा, रक्त और ऊतक के मध्य, क्योंकि रक्त में जब ब्लड आ चुका है, वायु जो है वो ब्लड में आ चुकी है, और जब ब्लड में आ चुकी है तो ब्लड शरीर के सभी भागों में पहुंचाएगा, और शरीर के सभी भागों में जो ऊतक उपस्थित होते हैं वो किस प्रकार उसको लेंगे, तो आंतरिक श्वसन में लिख देते हैं गैसों का विनिमय कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त, कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और दोस्तों
आगे हम परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास आपको कैसी लगी, लाइक ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद।